हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के विषय में। और स्थानीय स्वशासन जो है उसके दो स्तर हम देखते हैं, दो भाग हम देखते हैं। एक तो है पंचायती राज, जिसे हम ग्रामीण स्वशासन के नाम से जानते हैं, और एक होता है नगरीय स्वशासन। इस लेक्चर के अंदर जो है हम बात करेंगे पंचायती राज के विषय में। दोस्तों, तो पंचायती राज ये जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट नंबर 5 का है। देखिए, बिल्कुल स्थानीय शासन को यहाँ पर दो भागों में बांट करके दिया हुआ है। एक पंचायती राज है और दूसरा है नगरीय स्वशासन। पंचायती राज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम केवल पंचायती राज की ही बात करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम नगरीय स्वशासन के विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपके 5वीं यूनिट का अंतिम टॉपिक है, यानी अंतिम टॉपिक तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पिछली 4 यूनिट भी अपने पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये यूनिट्स नहीं पढ़ी है तो अपने सिलेबस को पूरा कर लेना। आई बटन पर जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके इन चारों यूनिट्स के सभी टॉपिक जो आपको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर मिल जाएंगे, उन सभी क्लासेस को देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन के विषय में। देखिएगा दोस्तों, जो हमारा भारत देश है उसमें शासन व्यवस्था के अंदर शीर्ष पर जो आता है वो आती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास में जिम्मेदारी है पूरे भारत देश को चलाने की। और केंद्र सरकार के बाद में जो दूसरा स्तर आता है शासन का वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के अंदर शासन व्यवस्था को कायम करती है, उनकी व्यवस्था करती है, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। और राज्य सरकार के बाद में जो तीसरा स्तर आता है वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन वो है जो लोकल लेवल पर शासन व्यवस्था करता है और लोगों की, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है दोस्तों। हालांकि भारतीय संविधान में जो शब्द दिया गया है वो स्थानीय स्वशासन के स्थान पर स्थानीय शासन शब्द का उल्लेख है, लेकिन स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन कहें, कुछ भी कहें, ये कौन सा लेवल है? ये एक ऐसा लेवल है जिसमें गांव और शहरों के जो स्थानीय लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कि जो हमारे गांव और शहरों के जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें। यानी ये शासन का एक ऐसा लेवल है, ऐसा स्तर है जहाँ पर गांव और शहरों के स्थानीय जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेते हैं और ग्रामीण और शहरी परिवेश को तैयार करते हैं। इसमें भी लोग देखिएगा बात कौन सी करते हैं, पानी की, बिजली की, चिकित्सा की, शिक्षा व्यवस्था की। ये जो समस्याएं हैं, ये जो विकास की बातें हैं, ये सारी की सारी लोकल लेवल पर हल की जाए। और क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो स्थानीय स्तर है, यानी किसी भी राज्य का एक गांव है, उस गांव की समस्याओं को यहाँ तक पहुँचने में समय लग ही जाता है दोस्तों। और यहाँ के स्तर में और यहाँ के स्तर में काफ़ी दूरी होने के कारण पूरी जो बात है वो सही ढंग से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए ये व्यवस्था की गई कि इनकी समस्याएं हैं जो लोकल लेवल पर ही दूर की जाए और एक स्थानीय स्वशासन इस प्रकार से काम किया जाए, इस प्रकार से काम करे कि जो लोकल लेवल है, जो गांव का स्तर है, जो शहर का स्तर है, वहीं पर जो है सारी समस्याओं को हल किया जाए दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि गांव और शहरों की जो समस्याएं हैं उनको लोकल लेवल पर ही दूर करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो शासन व्यवस्था की गई है, वो स्थानीय स्वशासन के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इसे हम लोकतंत्र की रीढ़ या प्रजातंत्र की रीढ़ भी कहा करते हैं दोस्तों। ये जो स्थानीय स्वशासन है, देखिएगा स्थानीय स्वशासन के हम दो स्तर मान करके चलते हैं। एक तो आता है ग्रामीण क्षेत्र, या इसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। पहला जो स्तर है, पहला जो भाग है इसका वो ग्रामीण क्षेत्र है। दूसरा भाग नगरीय क्षेत्र आता है। अब देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र या पंचायती राज के अंदर 3 स्तर हैं। हमारे यहाँ जो पंचायती राज अपनाया गया है वो 3 स्तर का पंचायती राज अपनाया गया है दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें जो शीर्ष पर आता है वो आता है जिला स्तर, और जिला स्तर के अंदर होती है जिला पंचायत या जिला परिषद। ये देखिएगा दोस्तों, राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से वो स्थानीय स्वशासन को लागू करते हैं। इसलिए आपको इनके नामों में भी थोड़ी बहुत भिन्नता अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान के विशेष संदर्भ में, क्योंकि हमारी जो परीक्षा है वो रीट की परीक्षा है। आपसे जो पूछा जाएगा राजस्थान के पंचायती राज से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। और देखिएगा, जिला परिषद के बाद में जो स्तर आता है वो आता है खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिसे जनपद पंचायत भी कुछ राज्यों में हम इसके नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिएगा जिला परिषद है, पंचायत समिति है, और उसके बाद में आती है
ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर यहाँ पर हम देख करके चलते हैं। जिला लेवल पर जिला परिषद और खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति आती है और ग्राम स्तर पर हम ग्राम पंचायत की व्यवस्था करते हैं दोस्तों। दूसरे भाग में हम देखें तो नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ नगर निगम आता है, नगर पालिका आती है और नगर पंचायत आती है दोस्तों। इन सब की बातें जो हैं वो अगले लेक्चर में अपने देखेंगे बड़े अच्छे से। इस लेक्चर के अंदर हम केवल बात करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायती राज के विषय में। हम देखेंगे जिला परिषद को, हम जानेंगे पंचायत समिति को और हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के विषय में दोस्तों। तो इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास अपने जान लेते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि आपके यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। एक तो जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनके सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं, कैसे काम करते हैं, ग्राम सभा की बैठक कब होती है, कौन कौन लोग इसमें भाग लिया करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और दूसरा जो प्रश्न बनता है, कई बार इसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से लागू हुआ, किस प्रकार से इसने काम करना शुरू किया था दोस्तों। तो सबसे पहले देखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें तो ये जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1882 के अंदर जिला बोर्डों की स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा पंचायती राज की अगर हम बात करें, कहाँ शामिल किया गया संविधान के अंदर, देखिएगा जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके अंदर देखिएगा स्थानीय स्वशासन को लागू नहीं किया गया था दोस्तों। अब यहाँ जो है समस्या रही थी, कुछ लोग चाहते थे कि पंचायती राज को शामिल करना चाहिए, कुछ लोग नहीं शामिल करने की भी बात किया करते थे। यहाँ तक कि अंबेडकर साहब भी ये कहा करते थे कि अगर हमने इनको शामिल किया तो हो सकता है गांव के जो बाहुबली जो लोग हैं वो पंचायती राज के अंदर हिस्सेदारी लेंगे। लेकिन अंत में जो निर्णय हुआ उसमें राज्यों पर छोड़ दिया गया और इसलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था दोस्तों, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। पंचायती राज जो व्यवस्था है हमारी वो राज्य सूची का विषय है और इसके अधीन जो है 29 विषय आते हैं दोस्तों। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इसके अधीन कितने विषय आते हैं, इसके अधीन 29 विषय आते हैं और पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो आप ये प्रश्न के उत्तर के रूप में ही याद कर लीजिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शक्ति का विकेंद्रीकरण। यहाँ हम समझ लेते हैं इस शब्द को, विकेंद्रीकरण को। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा प्रशासन का स्तर यहाँ है तो उसको अलग अलग खंडों में बांट देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। शक्तियों को आगे से आगे बांट देना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में हम देखते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें तो देखिएगा, सर्वप्रथम अगर हम बात करें पंचायती राज अधिनियम जो है 1953 में पारित किया गया था। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं और राज्य में जो है 1 जनवरी 1954 में ये लागू हुआ था। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें पंचायती राज को सही दिशा देने के लिए 2 अक्टूबर 1952 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यक्रम शुरू किया था और वो कार्यक्रम थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायती राज की व्यवस्था को लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू जी ने कार्यक्रम शुरू किए। उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। देखिएगा दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, बिल्कुल फेल कर गए। तो फेल होने के बाद में जो है इनकी जांच के लिए, इनकी असफलता की जांच के लिए और देखिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ही जो है इनको शुरू करना था। इसलिए एक तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे ये फेल हो गए थे। दूसरी बात कि इनकी जांच करना और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना का एक उद्देश्य लेकर के एक समिति का गठन किया गया दोस्तों 1957 के अंदर। कौन सी समिति थी? वो बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, क्योंकि ये बेस है, आगे से आगे जो काम हुआ वो सारा का सारा इसी समिति के आधार पर होता है दोस्तों। बलवंत राय जो थे ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था जिसने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों। तो चलिएगा बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति के विषय में। बलवंत राय मेहता समिति कब की है? 1957 की है। हम देख लेते हैं इन्होंने जो कहा, जो सुझाव दिए उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया था वो दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का। और इन्होंने कहा कि ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितने स्तर का होना चाहिए?
त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये बात करते थे, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए और ये जो जिला परिषद हो उसका अध्यक्ष बनाया जाए कलेक्टर को और इसे सारी वित्तीय स्रोत भी उपलब्ध करवानी चाहिए। अब ये जो समिति थी इसने जो सिफारिशें की, जनवरी 1958 की बात है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकार कर लिया और इस व्यवस्था को जो है क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को छूट भी दे दी गई थी दोस्तों। तो देखिएगा क्या बात करती है ये समिति, सुझावों से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये करती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और कौन सा होना चाहिए, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये बात करते हैं। और त्रिस्तर में कौन कौन से शामिल थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और देखिएगा जिला स्तर पर जिला परिषद की ये बात करते थे दोस्तों। सरकार ने इन सुझावों को माना और मानकर अपने अपने राज्यों में पंचायती राज को लागू करने के लिए प्रेरित किया। देखिएगा ये राज्यों पे छोड़ा हुआ था, इसलिए इन्होंने राज्यों को प्रेरित किया कि वो अपने अपने राज्यों में जो है पंचायती राज को लागू करें। तो देखिएगा सबसे पहले प्रेरणा मिली थी राजस्थान को और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। कब लागू हुई दोस्तों, देखिएगा ये डेट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक दिन था, इसलिए बहुत बार पूछा भी जाता है और राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर पूरे भारत में चर्चित रहा है, इसलिए इस डेट को आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। क्या कहा हमने कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जो है पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और ये जो बगदरी गांव था ये देश की पहली ग्राम पंचायत बनी। ये क्या बनी, देश की पहली ग्राम पंचायत बनी थी दोस्तों। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और पंचायती राज मंत्री थे नाथूराम मिर्धा। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसके बाद में देखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपना लिया था। 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना। पूरे राज्य के अंदर, पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला तो था आंध्र प्रदेश और कहीं पर भी अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो वो आता है राजस्थान का नाम। इसको याद रखिएगा, फैक्ट को अच्छे से देखिएगा। क्या कहा हमने कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में लागू हुआ। दूसरा कहाँ लागू हुआ, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के अंदर। अब यहाँ जो बात है, संपूर्ण राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे की बातें। तो नेहरू का जो काल है इसी के कारण जो पंचायती राज की स्थापना का काल कहा जाता है। इंदिरा गांधी का जो काल है वो पंचायती राज का ठहराव या पतन का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कम काम हुए। नेहरू जी के काल में तो क्या हुआ था, पंचायती राज की स्थापना हो गई। देखिए उसकी नींव जो है वो पड़ चुकी थी, फिर आगे से आगे काम इसमें चलते रहे। इंदिरा गांधी के काल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए ठहराव या पतन का काल कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा राजीव गांधी का काल आता है। ये पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में जो है पंचायती राज लागू होने के लिए विशेष कदम उठाए गए थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करेंगे अशोक मेहता समिति की। पंचायती राज व्यवस्था अपनी गति से अपना कार्य कर रही थी और कुछ जगह पंचायती राज के चुनाव भी हुए, जिसमें से राजस्थान में जो है 1960 के अंतर्गत जो है पहले पंचायती राज चुनाव करवाए गए थे दोस्तों। पंचायती राज जो है वो अपनी गति से चल रहा था, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था दोस्तों। तो इसी पंचायती राज की समीक्षा करने के लिए, यानी जहाँ पर भी लागू हुआ और इसके क्या परिणाम रहे, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी पंचायती राज की समीक्षा करने और उसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने एक नई समिति का गठन किया, जिसे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। कब गठित की गई, 1977 के अंदर, दिसंबर के अंदर इस समिति का गठन किया गया था दोस्तों, जिसे अशोक मेहता समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष अशोक मेहता ही थे दोस्तों। ये जो ज़्यादातर समितियां हैं वो इनके नाम से ही होती हैं, जो इनका अध्यक्ष हुआ करता है दोस्तों।
इसने जो है 1978 के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, क्या सुझाव दिए, उनकी बात करें। एक तो इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है वो द्विस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज को त्रि के स्थान पर द्विस्तरीय हमें बनाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कार्यकाल की भी बात की, कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए और एक वित्त आयोग की व्यवस्था करने का भी सुझाव इनके द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा कि एक वित्त आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने बात की कि सभी राजनीतिक पार्टियों को सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए और इनका जो सामाजिक अंकेक्षण है वो जिला स्तरीय किसी संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। ग्राम न्यायालय और SC/ST को आरक्षण की बात भी इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। दोस्तों तो अशोक मेहता समिति 1977 में आई, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। ये पॉइंट्स याद रखना। द्विस्तरीय कार्यकाल था इनका 4 वर्ष का। वित्त आयोग की बात ये करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव लड़ने की बात करते हैं, ग्राम न्यायालय की भी बात करते हैं, SC/ST के आरक्षण की भी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा, इनमें सुझाव से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कई बार इन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा हुआ है, निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज के साथ में है या नहीं है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जब पंचायती राज का विकास हो रहा था तो किस प्रकार से इन संस्थाओं ने, इन समितियों ने अपना योगदान दिया था। दोस्तों इसके बाद में अगली जो समिति आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, एलएम सिंघवी समिति 1986 की है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति है। इससे पहले देखिएगा GV.K. राव समिति भी आई थी। कौन सी समिति आई थी? GV.K. राव समिति, जिसका कोई ज़्यादा महत्व हमारे लिए नहीं है दोस्तों, प्रश्नों की दृष्टि से नहीं है। एलएम सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्थाएं जो थी उतना सक्सेस नहीं हो पा रही थी, तो उन्हीं की जो समीक्षा के लिए 1986 के अंदर उन्हें पुनर्जीवित करने और उनका विकास करने के लिए जो है राजीव गांधी सरकार के अंदर एक समिति बनी जिसे हम LM सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं, 1986 की है। इस समिति ने सबसे पहले बात की थी कि वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। वित्तीय सुविधा जब तक इनके पास में नहीं होगी तो ये समितियां, ये जो संस्थाएं हैं पंचायती राज की, ये किस प्रकार से काम कर पाएगी। और इन्होंने जो सबसे बड़ी बात की थी, सबसे बड़ा योगदान जो आता है वो आता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अगर कोई बात करता है तो वो है LM सिंघवी समिति। साथ ही साथ ग्राम सभा के गठन की बात भी किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। इन्होंने जो बात की थी, 2 बातें विशेषता याद रखिएगा, एक तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की, दूसरा ग्राम सभा के गठन की बात इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, साथ ही जो स्तर है वो त्रिस्तरीय ही होना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग के गठन की भी इनके द्वारा बात की गई थी, यानी राज्य चुनाव आयोग जो क्या करे, पंचायती राज का चुनाव करवाने की व्यवस्था करे, ऐसे चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए। LM सिंघवी समिति की सिफारिश थी ये। इसी के साथ में इन्होंने जो कहा कि पंचायती राज न्यायिक अधिकरण का गठन भी किया जाना चाहिए। तो इस समिति को हम जानते हैं संवैधानिक दर्जा देने के रूप में। दोस्तों संवैधानिक दर्जा देने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति ये बनी थी 1988 के अंदर। कब बनी थी? 1988 के अंदर। जिला जो है उसके राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा कैसा हो उस पर विचार करने के लिए और जिलों के विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से जो है PK थुंगन समिति का गठन किया गया था। दोस्तों इसने भी बात की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, उसने भी सिफारिश की, और हर 5 साल के बाद में जो है चुनाव होना चाहिए। 2 बातें इनके द्वारा जो विशेष आती हैं, एक तो संवैधानिक दर्जा देने की और एक 5 वर्ष के बाद में चुनाव करवाने की बात। एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात यहाँ भी की गई, कार्यकाल 5 वर्ष की बात कही, यानी जो पंचायती राज है उसमें कार्यकाल जो है वो कितने समय का होना चाहिए? 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद में चुनाव करवाना चाहिए। SC ST OBC और महिला आरक्षण की ये बात करते हैं। दोस्तों ये इतनी इनकी मुख्य बातें हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा अलग कुछ आता है तो ये 5 वर्ष आ गया है ना, 5 वर्ष की बात को अपनी विशेषता याद रखते हैं। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं डीप में कि इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, कौन सी समिति ने क्या कहा, 4 साल कौन से का था, 5 साल कौन से का था। अगर वो अच्छे क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन बनाए तो
इसके बाद में देखिएगा आती है सबसे इम्पोर्टेंट समिति है बी.एन. गाडगिल समिति। बी.एन. गाडगिल समिति 1989 के अंदर पी.के. थुंगन समिति की जो सिफारिशें थी उन्हीं के आधार पर जो है गाडगिल समिति की रूपरेखा को तैयार किया गया। इसने भी अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी दोस्तों। और अगर हम बात करें वर्तमान का जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसका आधार भी हम यही समिति को मान करके चलते हैं, बी.एन. गाडगिल समिति, इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों बी.एन. गाडगिल समिति, क्योंकि इसमें जो है पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा जो बनाया गया वही हमारे लिए आज भी आधार का काम करता है दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए 1989 के अंदर 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक भी आए, लोकसभा में प्रस्तुत किए गए, पास भी हो गए, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाए थे दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगली जो समिति आती है नाथूराम मिर्धा समिति। पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा जो है इस समिति का गठन किया गया था। 16 सितंबर 1991 को जो है पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा पंचायती राज के संबंध में मिर्धा समिति का गठन किया गया था दोस्तों। और इसी की सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन आया। 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया। तो देख सकते हैं हम नाथूराम मिर्धा समिति कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 को 17 राज्यों में एक साथ ये अधिनियम लागू हुआ। तो देखिएगा कब लागू हुआ, 24 अप्रैल को, इसीलिए हम इसे पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं 24 अप्रैल को। इसके बाद में देखिएगा ये जो 17 राज्य थे जहां अधिनियम एक साथ लागू हुआ उसके अंदर कर्नाटक राज्य पहला राज्य था जिसने इसे लागू किया था दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये कब आया, हम थोड़ी सी 73वें संविधान संशोधन को जान लेते हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में आया। यहाँ कुछ एक तारीखें हैं जो हमें समस्या देती है, इसलिए मैं उनकी पूरी डिटेल में बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एक तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को जो है ये राज्यसभा में पारित हुआ। इसके बाद में देखिएगा 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू हुआ। अब यहाँ पर 4 तारीखें आ गई और सन आ गए 2, 1992 और 1993। तो कई बार आपने देखा होगा 92 भी लिख देता है, 93 भी लिख देता है, तो आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 92 में पारित हो चुका था, लेकिन कानून कब बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में बनता है। हमने ये पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, तीनों के साइन हो जाएं तभी कोई जो विधेयक है वो कानून बनेगा। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुए 1993 के अंदर, इसलिए जो विशेषता ये लागू हो पाया था 1993 में हुआ। 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ। 92 भी अपने आप में सही है, 93 में भी अपने आप में सही है। डिपेंड करता है कि वो आपसे ऑप्शन किस प्रकार से पूछता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये जो व्यवस्था की गई है पंचायती राज की संविधान के भाग 9 में की गई हैं, अनुच्छेद 243 में है। इसके जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 ए या क से लेकर के अण और ओ तक हैं। 11वीं अनुसूची के अंदर इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं दोस्तों। कितने? 29 विषय जो हैं इसमें जोड़े गए हैं दोस्तों। अब देखिएगा पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी के लिए जो है सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो कितनी है, 21 वर्ष है। यानी चुनाव अगर आपको कोई लड़ना है तो 21 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि पंचायत के राज के अंदर ही ग्राम सभा भी होती है और ग्राम सभा का सदस्य जो है कितने साल का होता है, 18 साल का होता है। धीरे धीरे इन सभी विषयों में भी अपने बात करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं पंचायती राज की जो हमारे यहाँ लागू हुआ उसकी विशेषताएं क्या हैं। एक तो ये याद रखिएगा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय है। इसमें 3 स्तर हैं और 3 स्तर कौन कौन से हैं? देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। इसके चुनाव कब होंगे? इसके चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में। कितने साल का है? 5 साल का कार्यकाल इसका होता है। और इनका चुनाव कौन करवाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज चुनाव के लिए की गई है दोस्तों। राज्यपाल के द्वारा क्या होगा? हर 5 वर्ष के अंदर वित्त बंटवारे के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किससे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था की वित्त व्यवस्था के लिए किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 साल में एक बार होता है और कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है।
हर गांव के अंदर किसका गठन किया जाएगा, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। दोस्तों इन सभी को हम देखेंगे भी। ग्राम सभा, ग्राम सभा वैसे कोई बड़ा नाम नहीं है, देखने में ये बहुत कुछ लगता है, लेकिन ग्राम सभा क्या है, गांव की सभा है। यानी एक गांव के जो भी पंजीकृत मतदाता हैं, जो वोटर हैं, जो वोट डाल सकते हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अभी हमने बात भी की थी, इसके जो सदस्य होते हैं वो 18 साल के ही हो सकते हैं। दोस्तों तीनों स्तर पर देखिए आरक्षण की बात की गई है। SC ST को जो आरक्षण दिया जाएगा वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। SC ST को जो आरक्षण दिया जाएगा वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, जहां जितनी जनसंख्या है। OBC का जो आरक्षण है उसको छोड़ दिया गया राज्य के विधानमंडल पर, वो अपनी व्यवस्था खुद करेगी। दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ये देखिएगा ये मिनिमम है। हमने ये नहीं कहा कि इतना ही दिया जा सकता है, कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अब 1/3 महिलाएं, चाहे वो SC की हो चाहे OBC में आए, मतलब कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य आप इसको ये ना ले लें कि महिलाएं 2 हैं या 3 महिलाएं अगर बनती हैं तो 3 महिलाएं यहाँ से भी आ जाएगी, SC ST की महिलाएं भी होगी। ये कहते हैं कि कुल मिलाकर के जो भी पंचायत समिति का या कहीं भी कोई गठन किया जा रहा है, तीनों लेवल पर किसी भी संस्था का, तो उसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और इसके बाद में देखिएगा इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ राज्यों ने इसे बढ़ा करके 50% तक भी कर रखा है। दोस्तों लेकिन 1/3 से कम नहीं हो सकता। वापस सुन लीजिएगा, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं की जो स्थिति है वो 1/3 रखनी ही रखनी है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। OBC की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसे जो है राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया था, वो अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। दोस्तों अब देखिएगा दोस्तों पंचायती राज जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था है, कौन कौन से लेवल हैं इसमें। तो पंचायती राज में सबसे पहले आती है जिला पंचायत, या इसे हम जिला परिषद भी कहते हैं राजस्थान के अंदर, फिर पंचायत समिति आती है, और फिर ग्राम पंचायत आती है, और फिर सबसे निचले स्तर पर आती है ग्राम सभा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम सभा की। दोस्तों ग्राम सभा क्या होता है, हमने अभी बात की थी, ग्राम सभा के चुनाव नहीं होते हैं। दोस्तों ग्राम सभा क्या है, गाँव के सभी मतदाता जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट में है, वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों लेकिन इसमें कम से कम 200 सदस्य होने चाहिए, यानी उसके बाद में तो ग्राम सभा बनती ही नहीं है। दोस्तों इसके बाद में हम अगले लेवल पर आते हैं ग्राम पंचायत के लेवल पर। ग्राम पंचायत क्या कहती है, देखिएगा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, सरपंच हो सकता है, ग्राम प्रधान होता है, या मुखिया भी होता है। ये अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम है दोस्तों, लेकिन राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ देखिएगा सरपंच होता है। इसके बाद में उप सरपंच या उपाध्यक्ष भी होता है। दोस्तों पंच 5 से 13 मिनिमम है। देखिएगा वार्डों के अंदर गांव को बांट दिया जाता है, पूरी पंचायत को कुछ वार्ड में बांट दिया जाता है, और उन वार्डों से चुने जाते हैं पंच। इनके चुनाव की अगर हम बात करें तो जो वोटर हैं वो किसको वोट डालेंगे, वो पंच को वोट डालते हैं, और ये पंच मिल करके उप सरपंच को भी चुनते हैं। दोस्तों कई जगह देखिएगा सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कई जगह अप्रत्यक्ष यानी इनके द्वारा भी करवाए जा सकते हैं। दोस्तों ये डिपेंड करता है राज्य के ऊपर कि उस राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है। हाँ लेकिन ये है कि पंच कम से कम तो 5 होने चाहिए, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 13, 5 से 13 के बीच में होने चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा है तो फिर गांव को अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों अब देखिएगा उप सरपंच का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, पंच जो होंगे वार्डों, आप इसको इस तरह से समझ लीजिएगा, एक ग्राम है, ग्राम को किस में बांट लिया गया, 5, 6, 10, 12 इस प्रकार से जो है वार्ड के अंदर बांट लिया गया, और हर वार्ड से चुना जाएगा एक पंच। तो जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, या हम कहें कि जो वोटर हैं, वोट डालने वाले हैं, वो इन पंच को वोट डालते हैं, और हर वार्ड से एक पंच का चुनाव होता है। दोस्तों और ये जो पंच होंगे ये मिल करके उप सरपंच का चुनाव किया करते हैं। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें ग्राम पंचायत की, तो वो 5 वर्ष की होती हैं। अगर विघटित हो जाए तो 6 माह में चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। अगर मान लीजिएगा साल भर हुआ और साल भर के बाद में ग्राम पंचायत जो है वो विघटित हो गई, कारण कोई भी हो सकता है, तो फिर 6 माह में चुनाव करवाने चाहिए। और एक कंडीशन अगर ऐसी आ जाए, मान लीजिएगा 6 महीने रहे हैं, यानी 5 साल का कार्यकाल है और 4 साल और 7 महीने हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, फिर 6 महीने वेट करेंगे, तब तक तो अगला चुनाव ही आ जाता है ना। ये तो देखिए व्यवहारिक सी बात है।
तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे पहले विकटित हो जाए तो 6 माह में हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं। इसको समझ लीजिएगा। ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक सरपंच होगा, एक उप सरपंच होता है और पंच होते हैं। और क्या होता है देखिएगा, इनका चुनाव होगा। चुनाव में सरपंच का चुनाव कुछ जगह डायरेक्ट होता है और कुछ जगह नहीं भी होता। इस सरपंच के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं दोस्तों। उप सरपंच का चुनाव पंच मिलकर के करते हैं। पंच कहाँ से आते हैं, वार्ड से आते हैं। वार्ड जो हैं कितने हो सकते हैं, 5 से लेकर के 13 तक हो सकते हैं। इनका कार्यकाल ग्राम पंचायत का 5 वर्ष का होता है। पहले विकटित हो जाए तो 6 माह में चुनाव करवाने पड़ेंगे दोस्तों। इनकी बैठक की बात करें तो बैठक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ सरकारी अधिकारी भी कुछ हो सकते हैं जिनके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम आते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, सेक्रेटरी की अपने बात किया करते हैं दोस्तों। आरक्षण की अगर हम बात करें, पंचों के अंदर दिया गया है SC ST को गांव की जनसंख्या के अनुपात में। महिला की बात अपने कर चुके हैं, 1/3 कम से कम होना चाहिए। OBC राज्य विधानमंडल पर है। सरपंच का जो है रोटेशन में होगा, ये जो है वो वृत्तानुक्रम में घूमता रहता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं पंचायत समिति की। तो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रमुख या प्रधान होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष या प्रधान जो होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। कुछ का निर्वाचन यहाँ देखिएगा, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उसमें से कुछ का निर्वाचन जनता के द्वारा भी होता है और कुछ का अप्रत्यक्ष भी होता है। देखिएगा, ब्लॉक मेंबर के चुनाव होते हैं और ब्लॉक मेंबर जो आगे जाकर के प्रधान का चुनाव किया करते हैं दोस्तों। इस पंचायत समिति के अंदर कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, उस क्षेत्र के जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इनके सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों। इसमें सरकारी अधिकारी जो है वो BDO हुआ करता है दोस्तों। देखिएगा, हमने क्या कहा, एक पंचायत तो ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायतों से मिलकर के खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति की व्यवस्था की जाती है, जिसका राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। और इसका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें देखिएगा, ब्लॉक मेंबर्स जो होते हैं वो इसका चुनाव किया करते हैं। चुनाव जो होते हैं ब्लॉक मेंबर के जो है जनता के द्वारा ब्लॉक्स में बांट करके इनके चुनाव करवाए जाते हैं, जो आगे अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करते हैं। बाकी अलग अलग राज्यों में इनकी व्यवस्था अलग हो सकती है दोस्तों, लेकिन अधिकतर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, यही व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इसका एक उपाध्यक्ष भी हो सकता है। कुछ का निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट भी होता है। अब इसके अंदर और सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, जो उस क्षेत्र के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो इसके सदस्य होते हैं। सरपंच पद पर होने के कारण यहाँ का पदेन सचिव होता है, पदेन सदस्य होता है। यहाँ एक देखिएगा, राजनीतिक प्रमुख होता है तो एक सरकारी प्रमुख भी होता है, एक सरकारी अधिकारी भी होता है, जिसे अपने BDO कहा करते हैं दोस्तों। आरक्षण की व्यवस्था करें उसी प्रकार से है। देखिएगा, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, महिला को 1/3, OBC राज्य विधानमंडल पर है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष है। बैठक माह में कम से कम एक इसकी हो जानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं जिला परिषद को। तो जिला परिषद में देखिएगा, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। जिला परिषद के जो सदस्य हैं उसमें कुछ सदस्यों का जो चुनाव है जनता के द्वारा किया जाता है। देखिएगा, ब्लॉक मेंबर्स की तरह ही यहाँ जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका चुनाव होता है। उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा कुछ एक जो इसके सदस्य हैं वो वहाँ के रहने वाले लोग भी होते हैं, जैसे वहाँ का लोकसभा का सदस्य है और वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और अगर पहले विकटित हो जाए तो इसका जो चुनाव है वो 6 माह में करवाना पड़ता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जिला परिषद की। तो जिला परिषद में एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। इनमें कुछ सदस्यों का जो चुनाव है जनता के द्वारा किया जाता है। जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव होता है, वो फिर अपने में से अध्यक्ष का चुनाव किया करते हैं दोस्तों। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगर पहले विकटित हो जाए तो 6 माह में चुनाव अपने को करवाने पड़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ क्या होगा, जिला परिषद सबसे बड़ा स्तर रह गया CEO जो है यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता है, राज्य सरकार का अधिकारी हुआ करता है। यहाँ जो जिला परिषद के सदस्य होंगे वो मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब एक जिला आयोजना समिति की अपने बात कर लेते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। संपूर्ण जिले में विकास योजनाओं के लिए, पूरे जिले के अंदर विकास योजनाओं को चलाने के लिए जिला आयोजना समिति का गठन किया जाता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख ही हुआ करता है दोस्तों।
इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके जो हमारे प्रमुख अनुच्छेद हैं, जो सारे अनुच्छेदों की अपने बात करेंगे। फिर राजस्थान में पंचायती राज जो हमारी व्यवस्था है उसकी भी अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 243 में क्या है। तो इसमें देखिएगा ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी अनिवार्य है, यानी साधारणतः कितनी बैठक होती है, 4 बैठक होती है। कम से कम की बात यहाँ की गई है। गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होने चाहिए। जब भी इसकी बैठक हो तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी 10%। जितने सदस्य हैं उसके 10% होने चाहिए। इसके बाद में देखिएगा हम इसके अंदर जो आर्टिकल है ए से लेकर के ओ तक की बात करेंगे। हालांकि इसमें और भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अपने जो ए से ओ तक के जो मूल हैं उन्हीं की बात अपने करने वाले हैं। 243 ए कहता है, 243 ए के अंदर क्या दिया गया है, ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। 243 बी क्या कहता है कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय संस्थाएं होगी। इनको याद रख लेना दोस्तों, कई बार अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। 243 बी कहता है पंचायती राज में त्रिस्तरीय संस्थाएं होंगी। 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर द्विस्तरीय भी हो सकती है, अगर जनसंख्या कम हो तो। 243 सी क्या कहता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत की संरचना की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव की भी बात इसमें की गई है। अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन कितना प्रस्ताव लाना होगा, 3/4 बहुमत से इसको पारित करना होता है दोस्तों। डी में क्या कहा गया है, आरक्षण का प्रावधान है, और आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, वापस दोहरा देता हूँ। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, OBC जो है सरकार पे छोड़ा गया है, और 1/3 महिलाओं का कम से कम आरक्षण होना अनिवार्य होता है दोस्तों। अनुच्छेद 243 ई में जो है कार्यकाल की बात की गई है, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। F के अंदर जो है सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कहा गया है, और न्यूनतम आयु कितनी हो गई है, 21 वर्ष हो गई है। यानी जिला, ब्लॉक और पंचायत लेवल पर अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, हमने 18 वर्ष की भी बात की थी। 18 वर्ष का सदस्य होता है क्या, बिल्कुल। ग्राम सभा का जो सदस्य है वो 18 साल का होता है, क्योंकि 18 साल वोट डालने की आयु है। और ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, जो वोटर होगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें 243 जी की, तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और कार्य बताए गए हैं। एच की बात करें तो इसमें टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को, रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार है वो दिया गया है दोस्तों। आई के अंदर हम देखें, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। अनुच्छेद 243 जे क्या कहता है, पंचायती राज्यों की जो खाते बही हैं उनकी ऑडिटिंग की बात करता है दोस्तों। के की बात करें 243 के में देखिए व्यवस्था की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की। किसकी व्यवस्था की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की, जिसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। और इसको हटाने का जो प्रस्ताव है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से इसको हटाया जा सकता है दोस्तों। एल में हम देखेंगे संघ क्षेत्र पे लागू किया जाना है या नहीं किया जाना है, वो सारे प्रस्ताव, वो सारी बातें इसमें रखी गई हैं दोस्तों। इसके बाद में एम की बात करें, अनुच्छेद 243 एम ये कह रहा है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। कहाँ होगी, वो सारी की सारी बातें एम के अंदर है, एम के आधार पर होता है लागू न होने की बात। एन की बात करें तो पहले से जो कानून बन चुके हैं पंचायती के संबंध में, जो चीज़ें लागू हो चुकी हैं वो लागू रहने की बात एन अनुच्छेद में की गई है दोस्तों। इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ब्रीफ के अंदर अनुच्छेद की बात की है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो पंचायती राज में से आपसे छूटने वाला नहीं हो दोस्तों। वो क्या कहता है, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की बात करता है। इसके बाद में दोस्तों अपने बात कर लेते हैं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के विषय में। राजस्थान में जो पंचायती राज अपनाया गया है वो त्रिस्तरीय ही है। किस प्रकार की व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। जिला स्तर पर किसे क्या कहते हैं, कौन से अधिकारी होते हैं, किस प्रकार से चुनाव होता है, किस प्रकार से कार्य होता है। सबसे पहले हम देखें संस्था के नाम के विषय में, तो जिला स्तर पर जो है वो जिला परिषद होती है, और उपखंड स्तर पर इसका नाम आता है पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर आता है ग्राम पंचायत। यानी जिला स्तर पर जो संस्था है उसका नाम है जिला परिषद, उपखंड स्तर पर जो संस्था है उसका नाम है पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर जो है उसका नाम है ग्राम पंचायत। राजनीतिक प्रमुख इसका कौन होता है, हम इसे जिला प्रमुख कहते हैं।
उपखंड स्तर पर जो है इसे हम प्रधान कहते हैं और ग्राम स्तर पर हम इसे कहते हैं सरपंच। यानी ग्राम स्तर पे जो चुनाव होंगे वो सरपंच के होंगे, उपखंड स्तर पर प्रधान के होंगे। और प्रधान यहाँ पर जो है राजनीतिक प्रमुख जाना जाता है, प्रत्यक्ष भी होते हैं और अप्रत्यक्ष भी होते हैं दोस्तों। प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है जिला स्तर का प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है। उपखंड स्तर पर जो है खंड विकास अधिकारी BDO है और ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक या प्रधान सचिव होता है दोस्तों। अब हम देखिएगा गठन किस प्रकार से किया जाता है। जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? जिला परिषद है, जिसका प्रमुख राजनीतिक प्रमुख तो जिला प्रमुख हो गया और प्रशासनिक जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करता है दोस्तों। इसका गठन कैसे होगा? जिले को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है। क्या कहें? जिले को कुछ वार्डों में बांट दिया गया है और जो मतदाता हैं वो जिला परिषद के सदस्य को चुनते हैं दोस्तों। ये हमने बात भी की थी। जिले को वार्ड में बांट दिया गया और वार्ड से जो मतदाता है वो जिला परिषद सदस्य को चुनते हैं और ये सदस्य अपने में से ही एक जिला प्रमुख को चुनते हैं और एक उप जिला प्रमुख को चुनते हैं दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि जिला प्रमुख का जो चुनाव है वो कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। खंड स्तर पर देखें तो यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई गई है। देखो तीनों के अंदर ही वार्ड को बांटा गया है, जो एरिया है उसको वार्ड में बांट दिया गया है। खंड स्तर पर जो है विभिन्न वार्डों में बांटकर मतदाता जो है पंचायत समिति सदस्य को चुनते हैं। जो वोटर हैं वो किसको चुनेंगे? पंचायत समिति सदस्य को। और ये अपने में से ही एक प्रधान चुनते हैं और एक उप प्रधान को चुनते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव जो हमारा प्रधान का हो गया दोस्तों। अब गाँव में देखें तो गाँवों को भी क्या कर दिया गया? वार्डों में बांट दिया गया और मतदाता जो है वो वार्ड पंच का चुनाव करते हैं और अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव भी करते हैं दोस्तों। सरपंच को कैसे चुना जाता है? वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा जो है सरपंच का चुनाव किया जाता है दोस्तों। त्याग पत्र कौन किसको देगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। जिला प्रमुख जो कि अपना त्याग पत्र देगा वो संभागीय आयुक्त को देगा और जिला परिषद सदस्य किसको देगा? जिला प्रमुख को। देखिए जिला परिषद के सदस्य हैं वो तो जिला प्रमुख को दे देंगे, जिला प्रमुख अपने से बड़े को देगा यानी संभागीय आयुक्त को दे देता है। प्रधान किसको देगा? प्रधान देखिएगा प्रधान से बड़ा हुआ जिला प्रमुख, तो ये यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ जाता है, जिला प्रमुख को दे देता है दोस्तों। और पंचायत समिति का जो मेंबर होगा वो प्रधान को देगा। अब देखिएगा सरपंच की बात करें और वार्ड पंच की बात करें तो ये खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र दिया करते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा शपथ की बात करें, कौन किसको शपथ देखिए दिलवाता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी शपथ दिलवाता है जिला परिषद के सदस्यों को। उपखंड स्तर पर जो है शपथ दिलवाने का कार्य खंड विकास अधिकारी का है। ग्राम स्तर पर देखिएगा जो पोलिंग पार्टी जाती है, निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वही सारे कार्य किया करते हैं दोस्तों। बैठक 3 माह में एक बार, 1 माह में एक बार, 15 दिन में एक बार हो सकती है दोस्तों। ये यहाँ पर प्रस्ताव किए गए हैं, बाकी ये परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा न्यूनतम आयु की बात करें तो तीनों ही लेवल पे जो है सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही है। सदस्य जो बैठक में भाग ले सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? जिला प्रमुख होता है, जिला परिषद के सभी सदस्य होते हैं, सभी प्रधान हैं, सारे विधायक जो भी विधायक हैं उस क्षेत्र के, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य अगर कोई है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संसद द्वारा कोई नामित व्यक्ति है, तो ये सारे जो है इसकी बैठक में भाग लेते हैं दोस्तों। उपखंड स्तर की बात करें तो प्रधान है, पंचायत समिति के सदस्य हो गए, सरपंच उस क्षेत्र का कोई विधायक है तो जिला परिषद सदस्य है, तो विकास अधिकारी के द्वारा कोई नामित व्यक्ति है, तो ये सारे इसकी सभाओं में बैठकों में भाग लिया करते हैं। ग्राम में बात करें तो सरपंच हैं और वार्ड पंच हैं और उस समिति के अंदर यानी उस पंचायत क्षेत्र के अंदर पंचायत समिति का या जिला परिषद का कोई सदस्य है तो ग्राम सचिव नामित सदस्य हैं और जिला कलेक्टर जो हैं वो इनकी बैठकों में भाग लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जो है सारे पंचायती राज व्यवस्था को देख लिया है। लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों नगरीय स्वशासन के विषय में दोस्तों। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि ये जो 12 यूनिट्स हैं इनके फ्री टेस्ट हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। रीड साइकोलॉजी के भी खूब टेस्ट हैं और आगे भी आपको खूब सारे टेस्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आप इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाना। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपका दिल कहे तो
तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और पढ़ाई किसी भी प्रकार से आपके लॉकडाउन होने के बाद में भी नहीं रुके दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।